इन्वेरिएंट सब स्पेस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। इन्वेरिएंट सब स्पेस की डेफिनेशन 18.1 है कि सब स्पेस इज कॉल्ड एन इन्वेरिएंट सब स्पेस फॉर एन ऑपरेटर a from x to x if a v image of v under a contain in a। इसकी एग्जांपल्स भी की थी हम लोगों ने कल, जो नीचे दी हुई हैं। मैंने आप लोगों को जीमेल लगाया था, मैंने कहा था ये चेक करना है आप लोगों ने कि बीटा और कर्नल ऑफ सी जो है ना वो इन्वेरिएंट सब स्पेस नहीं होती जनरली। इसकी कोई एग्जांपल बनाई थी, किसी ने ट्राई किया है? जी, कोई ट्राई कर किसी ने किया हो? मैंने कहा था कि नहीं सर। ऑपरेटर लेके चलना है आप लोगों ने। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं तो ये फैक्ट्स तो देखते हैं, इसको आप लोगों ने ना वीकेंड में देखना है, फिर मुझे नेक्स्ट वीक आप लोगों से मैं पूछूंगा फिर। अच्छा, हमारे पास ई ऑफ ए टी जो होता है ना, मैथमेटिक्स एक्सपोनेंशियल, ये ऑपरेटर ए से बनता है। अगर हम सपोज करें कि वी जो है ना वो इनवेरिएंट सब स्पेस है ए की, तो प्रॉपर्टी 5.8 को यूज करते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वी जो है ना वो इनवेरिएंट सब स्पेस है ई पावर ए टी की भी। ये पॉइंट आप लोगों ने समझना है, क्योंकि ये आगे जो है ना थ्योरम में यूज होगा। हालांकि इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा सा उसने स्टेप्स दिए हुए हैं। ई ऑफ ए टी को हम लिख सकते हैं ऐसे समीशन की फॉर्म में, ये प्रॉपर्टी 5.8 से उसने लिखा है, ये पूरी चीज। अच्छा, अब ए के ऊपर इन्वेरिएंट है वो, तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखें ये ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, ये अपने अपने ना ये माइक्रोफोन आप लोग बंद कर दें, काफी डिस्टर्बेंस होती है इसमें ना। जिसका कोई क्वेश्चन होगा ना वो हाथ खड़ा करेगा, फिर मैं उसको परमिट करूंगा, उसको ना परमिशन दे दूंगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होता है बहुत टाइम, किसी की कॉल आ रही है, किसी का कुछ हो रहा है। यस सर, काफी। हाँ, अपने अपने ये शक्लें भी घूम करें और साथ ना ये बंद करें। सिर्फ मेरी जो है ना वो आवाज़ आप लोगों को आनी चाहिए, ताकि ना प्रॉब्लम ना हो बाद में रिकॉर्डिंग में, कई चीज़ें होती हैं फिर इशू बनता है। अब जिसका कोई क्वेश्चन होगा ना वो इधर है ना, एक हमारे पास ऑप्शन होती है जूम पे कि आप अपना ना हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं आपको परमिशन दे दूंगा कि आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलें हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं बता रहा था कि आपके पास अगर वी जो है ना वो सब स्पेस है, इन्वेरिएंट सब स्पेस है। सब स्पेस का भी पता है आप लोगों को, इन्वेरिएंट भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो हमने ये प्रूफ करना है कि वी जो होगी ना वो ई ऑफ ए टी के जो ऑपरेटर बन रहा है ना, इसके भी इन्वेरिएंट रहेगी। अब इन्वेरिएंट की डेफिनेशन भी ऊपर दी हुई है, देखें तीनों चीज़ें इकट्ठी लिखी हुई हैं। इन्वेरिएंट सब स्पेस होती है जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये ए ऑफ वी जो है ना वो कंटेन करे। ए ऑफ वी क्या था? ए ऑफ वी ये है, कुछ लोग नए आए हैं उन्होंने ना अटेंड नहीं किया होगा। ए वी ये है, इमेज ऑफ वी अंडर ए, ये इसी चैप्टर 18 हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसमें दिया हुआ है, और इनवर्स इमेज भी दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ना इन्वेरिएंट सब स्पेस की डेफिनेशन 18.1, सब स्पेस इज कॉल्ड एन इन्वेरिएंट सब स्पेस इफ फॉर ए इफ ए वी इमेज ऑफ वी अंडर ए कंटेन इन वी। अगर इन्वेरिएंट है ना एक सब स्पेस एक ऑपरेटर के तहत, तो ये आगे एग्जांपल में कहता है कि उस ऑपरेटर की अगर पावर ले लें आप, ए पावर के ले लें, उसके भी वो इन्वेरिएंट रहती है फॉर एवरी इंटीजर, फॉर एवरी नॉन इंटीजर के। अच्छा, जब ये चीज़ ट्रू हो जाएगी तो इसी फैक्ट को यूज करते हुए ना हम ये प्रूव करेंगे आपके वी अगर इन्वेरिएंट सब स्पेस है ए के, तो ए के की के तहत भी होगी। तो अगर ए के तहत है तो ई ऑफ ए टी जो है ना वो प्रॉपर्टी 5.8 के तहत हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये जो है ना अल्फा के जो है ना ये स्केलर है, ए पावर के है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एज ए ऑपरेटर यूज हो रहा है। जी सर हाँ जी, सर हम
ऑपरेटर की पावर कैसे लेते हैं? मतलब एक बार ऑपरेटर अप्लाई किया फिर दोबारा उसको अप्लाई करते हैं, ये किस तरह से लेते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये है। अच्छा ये देखो, जो एक ऑपरेटर है ना हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल केस में है, पहली बात। अच्छा अब ना हमने क्योंकि डिस्कशन कर रहे थे सारे के सारे इस चैप्टर में ना फाइनाइट डायमेंशनल की है, तो ये एज ए मैट्रिक्स कंसीडर किया जा रहा है। ऑपरेटर की पावर का मतलब है कि अगर एक ऑपरेटर है ना ए, वो एक्स पे ही लिया है ना हमने। और अच्छा ये बात आपने याद रखनी है, जो इन्वेरिएंट की बात करेंगे ना, जिस ऑपरेटर के तहत चेक करना है उसे, वो जो है ना एक्स पे ही होगा, एक्स वाई पे नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है, जब एक्स पे है तो हम उसकी पावर ले सकते हैं एज ए कंपोजिशन, एक स्केयर, एक क्यूब, ए की पावर 4 एंड सो ऑन, वो भी एक्स पे रहेगी। लेकिन इस स्पेशल केस में क्योंकि ऑपरेटर है ना हमारे पास मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स की पावर ही जो है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। मतलब ए है, एक स्केयर है, ए की पावर 3 है, 4 5, जैसे ई ऑफ ए टी है। इस केस में अब ये मैट्रिक्स है, टी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एज ऑपरेटर भी काम कर रहा है, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल केस में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो मैट्रिसेस ही होते हैं। शिवाना, आपको मेरा आंसर मिल गया सही? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चले अब इसको आगे चलते हैं लेके। ई ऑफ ए टी है ना, वी जो है वो इन्वेरिएंट थी ए के तहत। सेकंड स्टेप पे क्या हुआ, वी जो है ना वो इन्वेरिएंट हुआ अंडर ए के। फिर अगर ए के इन्वेरिएंट है तो इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी के तहत हम ई ऑफ ए टी के इक्वल से लिखेंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसकी इन्वेरिएंट रहेगा, जब इन्वेरिएंट रहेगा तो ये कंटेनमेंट आ जाएगी, पहली कंटेनमेंट। अच्छा अगली बात ये होती है, जब ए किसी भी ये अब ए पावर के वी जो है ना, ये सब स्पेस बन गई है एक्स की। क्यों बन गई है? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है कि ये एक्स पे ही है ना, वी अप्लाई होगा तो एक्स पे आंसर जाएगा। अच्छा अब जब आप किसी सब स्पेस को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो सब स्पेस में ही रहता है। मतलब है कि सब स्पेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, सब स्पेस के इक्वल ही हो जाता है। तो ये हमारे पास ए अल्फा के ऑफ टी जो है ना वो अब मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ के जीरो के लिए, फिर ए के वन के लिए, के टू के लिए, के थ्री के लिए, और ये वाली जो कंटेनमेंट है ना आपके पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, ऊपर हमने कह चुके हैं कि ए पावर के वी जो है ना वो इन्वेरिएंट है। तो ये इन्वेरिएंट की वजह से ये वाली कंटेनमेंट आ रही है। हर जगह पे वी आता जाएगा, वी के साथ आप ए अल्फा के को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड अप करेंगे, समीशन जब करेंगे ना, तो आप जानते हैं कि दो सब स्पेस जब ऐड होती हैं तो वो भी सब स्पेस होती है। इस तरह से ये कंटेनमेंट हो जाएगी। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ई वी जो है ना वो इन्वेरिएंट है अंडर ई पावर ए टी। ठीक हो गया जी? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस बात से क्या नतीजा निकाला जा सकता है? वो कहता है कि अगर कोई भी वी का एलिमेंट हो ना एक्स नॉट जो है ना, क्योंकि आर एन है, therefore if x naught belongs to v, then the zero input solution of 3 satisfies that x of t belongs to v. Why? Because e power at multiplied by x naught is a solution of differential equation 3. तो ये v अगर इधर से लेंगे, इस चीज का मतलब क्या है? e of a t v का मतलब है, इसका मतलब ये है कि x naught के तमाम एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होकर ना वो v में जा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर x naught कोई एलिमेंट लिया है v से, उसे e ऑफ ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? वो बन जाएगा सोल्यूशन जो कि x ऑफ t होता है। और हम इस कंटेनमेंट से कह सकते हैं कि x ऑफ t बिलोंग करेगा v से फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस फैक्ट को आगे लेके चलते हैं मजीद। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जी ये एक के टी पे डिपेंड कर रहा है? ई ऑफ ए टी ऑब्वियसली टी पे डिपेंड कर रहा है ना, हर टी के लिए हमें देखना है इसे। अच्छा ये ना ई ऑफ ए टी है, ये हर टी के लिए नया ऑपरेटर बनेगा। यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कितना स्ट्रांग रिजल्ट बन गया यहाँ पे। क्योंकि ऊपर वाली जो चीज़ थी वो टी पे डिपेंड नहीं कर रही थी, ये वाली जनरल इन्वेरिएंट सब स्पेस की। अब जब डेफिनेशन देखें ना, एक ऑपरेटर है वो सब स्पेस पे अप्लाई होता है किस तरह से कि हर एलिमेंट जो है ना वो ए के ऊपर अप्लाई होके वो वी में जा रहा है। अगर ये चीज़ है तो ए की पावर के साथ भी हो जाएगा, और ए की पावर के को लिंक किया गया है प्रॉपर्टी 5.8 से ई पावर ए टी के साथ। यहाँ पे टी इन्वॉल्व हो गया। एक्चुअली यहाँ पे टी नहीं है, ई पावर ए के में अल्फा के ऑफ टी में ना टी है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा,
ये इसके साथ इन्वेरिएंट हो जाएगा। अब इसके साथ किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई, एज ए स्केलर हो रहा है ना ये यूज, किसी भी सब स्पेस के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो वो उस पर इफेक्ट नहीं करता, वो एग्जैक्टली वही सब स्पेस बन जाती है, बल्कि उसके अंदर कंटेन कर जाती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल ऐसे है कि R2 है, R2 की आपके पास सब स्पेसिस है लाइंस पासिस थ्रू रीजन। अगर आप एक लाइन ले लें जैसे y इज इक्वल टू x लाइन है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें 2 3 4 5 -1 -2 माइनस अल्फा, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उस लाइन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो लाइन उसी जगह पे रहेगी, क्योंकि उस लाइन को हम लिखते हैं जनरली सेट फॉर्म में x x, क्योंकि y x के इक्वल है ना, x x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब x x के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई दोनों साइडों पे हो जाएगा अल्फा, तो वो अल्फा x आ जाएगा, वो भी उसी लाइन पे रहेगा क्योंकि y इज इक्वल टू x है। थोड़ा सा ना वाइट बोर्ड अगर होता तो मजीद एक्सप्लेन मैं कर देता आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम ना वाइट बोर्ड का इस्तेमाल भी करूंगा मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब इस इफेक्ट को आगे लेके चलते हैं। एक नई डेफिनेशन है 18.3। ये डेफिनेशन बनाई गई है इमेज ऑफ बी से, ए और इमेज ऑफ बी से, द सब स्पेस ऑफ एक्स गिवन बाई, दिस इज नोटेशन, ए के साथ ऐसे लाइन लगाई हुई है, बी लिखा हुआ है कैपिटल बी, फिर ये ऐसे लग रहा है जैसे इनर प्रोडक्ट के टाइप की ना नोटेशन है। एक्चुअली वो ऐसा नहीं है कि इनर प्रोडक्ट हो रहा है, ये सिर्फ नोटेशन है कंट्रोलेबल सब स्पेस की। उसको कैसे लिखा जाता है, कहते हैं बीटा प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बीटा प्लस सो ऑन, ए पे ना बीटा अप्लाई हो रहा है एक्चुअली, ये मल्टीप्लीकेशन में कह रहा हूँ, प्लस ए पावर n माइनस 1 इंटू बी। इसको को मैं बीटा भी कह रहा हूँ बी भी कह रहा हूँ क्योंकि इसको ना ये कैलीग्राफिक टाइप का बी है, तो इसको जनरली जो है मैं बीटा का नाम दे रहा हूँ क्योंकि बी से ज़रा हट के है। बी से इसका क्या ताल्लुक है, ये इमेज है बी का, और इमेज ऑफ बी जो है ना वो एक्स के अंदर जाता है। ये ऊपर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, अगर किसी के पास बुक है तो उसको देख सकता है अपने लैपटॉप पे। अच्छा, आप इस चीज़ को समझें कि ये वाली जो हमारे पास सब स्पेस है वो उसका क्लेम है कि ये एक्स की सब स्पेस है, क्या वाकई एक्स की सब स्पेस है। बीटा जो है ना, ये कैपिटल बीटा, ये सब स्पेस है एक्स की। बीटा अगर सब स्पेस है, ए अप्लाई होगा, ए जो है ना वो एक्स पे है, दोबारा एक्स पे चला जाएगा एंड सो ऑन, ए पावर n माइनस 1 लेंगे, फिर बीटा अप्लाई करेंगे, फिर अगेन इसको उसका ऑपरेट करेंगे तो वो भी एक्स में जाएगा। ये तमाम सब स्पेसिस जितनी बन रही हैं ये एक्स के अंदर जा रही हैं, तो एक्स के सब स्पेसिस है, दो सब स्पेसिस को ऐड करेंगे वो भी सब स्पेस बनेगी एक्स की एंड सो ऑन। तो ये जो 5 है हमारे पास, ये जो है ना वेल डिफाइन है, और इसका नाम रखा गया है कंट्रोलेबल सब स्पेस फॉर द लीनियर स्टेट इक्वेशन 3। कोई कहे ना कि स्टेट द कंट्रोलेबल सब स्पेस, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और साथ ही इसको अप्लाई भी करना आपको आना चाहिए, इमेज लेना आना चाहिए। जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का हो? कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गया है? अच्छा, कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको पता है क्या होता है? कोई आप में से बताए कैले हैमिल्टन थ्योरम। एक मिनट, जी सर। जी शबाना, सर नहीं पता। कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी, जो है ना चैप्टर दिया था ना, जो कॉपी किया हुआ था उसमें लिखा हुआ था ये, उसको बल्कि वेरीफाई भी आप लोगों ने किया था, तो याद करने की कोशिश करें। कैले हैमिल्टन थ्योरम ये है कि एक मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल लेते हैं हम, तो उसको कहते हैं कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यस सर। ये याद आ रहा है कुछ मैट्रिक्स की, ये ना यस सर। हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ली इक्वल टू 0 रखा तो वो उसको सेटिस्फाई करती है, मतलब जब ए उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना इंस्टेड ऑफ लैम्डा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। ये कैले हैमिल्टन थ्योरम है। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम का फायदा क्या है? कैले हैमिल्टन थ्योरम का फायदा ये है कि आप ना ए पावर n है जो है, ए पावर n, उसको ना बाकियों के ना लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि ए एन प्लस अल्फा नॉट ए एन माइनस 1 प्लस सो ऑन इक्वल टू 0 होगा, तो लेफ्ट साइड से ए एन के अलावा बाकी सारे टर्म्स राइट साइड पे ले जाए
तो वो ए एन को ना बाकी जितने भी हमारे पास मैट्रिसेस की पावर है जो से कम है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ए एन को लिखा जा सकता है। उसका फायदा ये है कि आपके पास अगर सीरीज इनफाइनाइट है जा रही है तो आप तमाम बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके n माइनस वन पावर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में उनको लिख सकते हैं। ये उसका फायदा है। तो इस वजह से कहता है कि द कैले-हैमिल्टन थ्योरम इमीडिएटली इंप्लाइज दैट दिस वन इज एन इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ ए। हाँ तेरी तस्वीर देख क्या लगा नीचे हैं? यार ये किसका माइक ऑन हुआ? हाँ और बाल बाप जी हम स्क्रीन को अच्छा वो एरो बड़ा कर एरो। अच्छा इधर देखें ये अब इसमें कैले-हैमिल्टन थ्योरम है ना हमारे पास, उसको अप्लाई करते हुए हम ये शो कर सकते हैं कि जो हमारे पास कंट्रोलेबल सबस्पेस है ये इनवेरिएंट सबस्पेस है। ये ना आपकी एक्सरसाइज, इसको अभी अपने शायद चेक करना है कैसे है, ये मुझे पेज पे करके बताना है। अच्छा सिर्फ वो कहता है कि ये नहीं, इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो है ना इन्वेरिएंट भी, इन्वेरिएंट सबस्पेस भी और स्मॉलेस्ट सबस्पेस है एक्स की दैट कंटेन्स बी एंड इज इन्वेरिएंट अंडर ए। ये दो चीज़ें इसमें नोट करने वाली हैं भाई। कैले-हैमिल्टन से आपने पहले ये शो करना है कि ए जो सब कंट्रोलेबल सबस्पेस है जो 5 में दी हुई है वो इन्वेरिएंट है, और ये स्मॉलेस्ट है इस सेंस में कि जो बी को बीटा को सॉरी बीटा को कंटेन करती है, कैपिटल बीटा को, एंड इज इन्वेरिएंट अंडर ए। That is every subspace that contains beta and is invariant under A contain this one। असल में आपने अगर इसको कैलकुलेट करना है ना, वो कहता है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो मैट्रिसेस है ना बी ए बी एंड सो ऑन, इनके कॉलम से स्पैन करेंगे जो कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये जो हमारे पास थ्योरम 9.5 था उसके फैक्ट को यूज़ करते हुए हम इस सब स्पेस को इस स्पेस को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो बन रही है ये बी से बन रही है, क्योंकि ये जो है ना बीटा ये इमेज ऑफ बी है। और इससे वो कहता है कि ये जो बात लिखी है ना, फाइंड डी वी नो दैट द कंप्यूटेशन ऑफ दिस स्पेस, मोर specifically the computation of basis for the subspace, involves selecting linearly independent columns from the set of matrices V, A, B and so on। अब ये B, A, B so on जो था ये हमारे पास ऊपर 9.5 में हमने कहा था कि अगर किसी सिस्टम का रैंक जो है ना वो फुल है n है तो वो कंट्रोलेबल हो जाएगा। तो ये जब हमारे पास कंट्रोलेबल होगा तो उसका क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम जो होंगे ना इसके, इससे हमारे पास ये सबस्पेस निकल सकती है। वहाँ से इसका रिलेशन है इस सेट को यूज़ करते हुए। अच्छा अब इन्वेरिएंट सबस्पेस हो गई है, ये इन्वेरिएंट सबस्पेस है। इस इन्वेरिएंट सबस्पेस से होगा क्या कि ये अगर इसको ना हम ये कह सकते हैं, ये वाली बात जो लिखी हुई है ना, बाई इन्वेरिएंस इफ एक्स नॉट इज द एलिमेंट ऑफ दिस वन देन, क्योंकि हमने ये वाला फैक्ट प्रूफ किया था अभी, अगर कोई जो वी है ना जो अगर वो सबस्पेस है एक्स की और इन्वेरिएंट है तो ये चीज़ होल्ड करेगी ये वाली। अच्छा अब हमने ये प्रूफ, ये इस रिमार्क में हमने कह दिया है कि ये जो है ना ए बी कंट्रोलेबल सबस्पेस ये इन्वेरिएंट है, इसको आप ऐसा समझें ये वी है। तो इससे कोई एलिमेंट लेंगे जब आप एक्स नॉट तो इसके ऊपर ई ऑफ ए टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसके, ये बिलोंग करेगा इसमें। ये बात समझ आई आप लोगों को? ये किसी यस सर। ये चीज़ इससे यूज़ हुई है। अच्छा इसके बाद अगर ये चीज़ सोल्व करती है तो इस फैक्ट को यूज़ करते हुए इफ u इज ए कंटीन्यूअस इनपुट सिग्नल देन द इंटीग्रल ऑफ e ऑफ ए टी माइनस सिग्मा v u सिग्मा d सिग्मा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ तक ये एक ए के अंदर हो गई, वो ए के हमारे पास पता है, ये जो है ना समीशन जो हमने लिखा हुआ है इस पे जब ये बी के साथ किसी भी वेक्टर को अप्लाई करेंगे तो ये बीटा में चला जाएगा, बीटा के साथ हो जाएगा तो ये ए के आ जाएगा ये ऑपरेटर। तो ये पूरी चीज़ जो है ना ये वाली एज इट इज़ ये चीज़ बन रही है ये वाली। ये देखें अगर गौर करें हम के की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटू सम वैक्टर विच इज़ बीटा एलिमेंट ऑफ बीटा प्लस फिर ए की पावर लेंगे 1 फिर उसे अप्लाई करेंगे तो ये ए बीटा बन जाएगा प्लस सो ऑन। तो ये पूरा फैक्टर जो है ना ये वाला बन रहा है। और हम ऊपर कह चुके हैं कि ये जो है ना हमारे पास इन्वेरिएंट है तो ये पूरी चीज़ बिलोंग करेगी इससे ए बी से।
ये इन्वेरिएंट कंट्रोलेबल सब स्पेस से बिलोंग करेगी, ये वाली चीज़। इस इंटीग्रल को प्रूफ किया कि ये एलिमेंट है इसका, अगर ये इसका एलिमेंट है, ऊपर तो हम कह चुके हैं कि ये इन्वेरिएंट भी है। इन्वेरिएंट है तो ई ऑफ ए टी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें चला जाएगा। तो इस पूरी चीज़ को उसने समराइज किया है। वो कहता है कि इससे इम्प्लाइज होता है कि जो सोल्यूशन है ना वो हमारे पास इस पे जाता है, क्योंकि अगर एक्स नॉट एलिमेंट है इसका, और हर कंटिन्यूस इनपुट के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स ऑफ टी जो है ना वो इसका एलिमेंट बनेगा, ए बी, जो कि कंट्रोलेबल सब स्पेस है। ये तमाम चीज़ें ना सर ऊपर डिस्कशन से आ रही हैं ये वाली जी। सर ये दोबारा समझाएं, ये वाली कैसे बना? एक्स नॉट आपके पास इधर से है, ठीक हो गया, और एक्स नॉट यहाँ से, तो ऊपर हमने कहा है ना कि ई ऑफ ए टी एक्स नॉट इधर से है। यस सर, उससे नीचे वाली जो इक्वेशन है वो समझाएं। अगली बात सुने, ये हो गया इधर से। अब अगली चीज है ना, ये वाली चीज भी तो प्रूफ किया कि ये भी तो इसी से है, ए बी ई पावर ए टी एक्स नॉट आपके पास कंट्रोलेबल सब स्पेस से है, और इंटेग्रल वाली टर्म भी वो भी बिलोंग यस सर। करती है इससे। दो टर्म अगर इसी से बिलोंग करें, दोनों की जो एडिशन करेंगे तो वो भी तो इसी से बिलोंग करेगी ना, क्योंकि एक सब स्पेस के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो सब स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर दो एलिमेंट्स हैं तो उनका जो एडिशन होती है वो भी उसी में होती है ना। यस सर। सब स्पेस की डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है ना, इफ वी हैव टू यस एलिमेंट्स यस सर, x1 and x2 अग्री then होती x1 है। plus x2 belongs to the subspace। तो ये भी एलिमेंट इधर का है, ये भी एलिमेंट इधर का है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा x ऑफ t। यस सर। इन दोनों को ऐड करो ना, e ऑफ a t x नॉट, और इसको ऐड करो, प्लस करो, तो ये सोल्यूशन बन रहा है x ऑफ t, इक्वेशन 3 का। तो यहाँ से ये बिलोंग कर गया ना कि x ऑफ t एलिमेंट है a b का। यस सर। ये प्रूव नहीं, यहाँ तक ये चीज़ इसने नोट की है, क्योंकि ये आगे हमें हेल्प देगी। जैसे कोई और क्वेश्चन किसी का है जी? अच्छा, इसमें ना आपके पास कोई एमएससी वाले स्टूडेंट भी आए हुए हैं? एमएससी से कोई आया हुआ है अभी? हाथ अपना रेस करें और पता लग जाएगा ना मुझे कि आया कि नहीं आया। ये यस सर, दिन जियाद सर। फजल है, फजल आए हुए हो? जी जी सर। चलो सही है, अच्छा है। आप लोग के पेपर हो गए थे ना दोनों? जी सर, हो गए हैं पेपर। चलो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वैसे इसकी, कोई क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट 25 हैं, मैं चाह रहा था कि बाकी भी आ जाते, तो ये रिकॉर्डिंग फिर ना ग्रुप में शेयर कर देंगे जो लोग नहीं आ सके। ठीक है सर, ठीक। चलें आगे चलते हैं जी, हम डेफिनेशन 18.4 पे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था ना एमएससी वालों के लिए, वो मैंने ना शेयर किया होता ग्रुप पे, अगर वो भी देख लेंगे, साथ ये वीडियो भी देख लेंगे, तो वीक तक उनको चीजें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। अच्छा, ये कंट्रोलेबल वेक्टर की डेफिनेशन है। वेक्टर कंट्रोलेबल सिस्टम की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 9 में मैं करा चुका हूँ, उसी से मिलती जुलती सी डेफिनेशन है इधर वेक्टर के लिए। वेक्टर एक्स नॉट belongs to x is called a controllable state for 3 if for x of 0 is equal to x0 there is a finite time and a continuous input such that the corresponding solution satisfies this equation x of t a is equal to 0। ये एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि ये हमें ना वेक्टर के लिए कह रहा है कि एक वेक्टर है ना, उसको कंट्रोलेबल स्टेट तब कहेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि एक्स ऑफ जीरो जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट पे एक्स जीरो भी हो, और हर इनपुट के लिए हमारे पास वो एक्स ऑफ टी ए पे जीरो पे चला जाए। तो अब जब इसकी कलेक्शन ले लेंगे हम तमाम कंट्रोलेबल स्टेट्स की, तो उससे हम ना ये कह सकते हैं कि वो कंट्रोलेबल सब स्पेस के अंदर जाएंगे तमाम एलिमेंट्स। ग्रेमियन मैट्रिक्स का पता है आप लोगों को, डब्ल्यू ऑफ जीरो टी जो हमने लिखा था पहले, इसको दोबारा रीराइट किए फॉर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। अच्छा हमारे पास, चले अब आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग ये चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज करें, क्योंकि आगे काम जो है ना काफ़ी सारा है टेक्निकल सा, तो हम इसी पे आप रोकते हैं इसको। ये डेफिनेशन 18.4 तक आप लोग करके आइएगा, पढ़ेंगे इसको। ये जो मैंने चीज़ें आपको ये कराई है ना सारी पैराग्राफ में, ये समझने वाली हैं, इस पर थोड़ा फोकस करें।
इसको लिखें बार बार पेज पे और देखें कि कोई अगर चीज़ कंफ्यूजिंग है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसमें आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें की थी वो रेलिवेंट थी इन्वेरिएंट सबस्पेस से। वो ये सिस्टम 3 दिया हुआ है। और कंट्रोलेबिलिटी का ताल्लुक आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो इस पहले वाली इक्वेशन के साथ होता है। और ऑब्जर्वेबिलिटी का वाले का ताल्लुक वाई के साथ होता है, इन दोनों के साथ, ये ए और सी के साथ। और ए और बी जो है ना, ए बी सी है ना, एज ए मैट्रिक्स हम इनको एज ए ऑपरेटर कंसीडर कर रहे हैं एक्स एक्स पे, बी जो है ना वो यू से एक्स पे है, सी जो है ना वो एक्स से वाई पे है। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए, और ये जो बीटा मैं कहता रहा ना कि कैपिटल बीटा क्या चीज़ है, वो इमेज ऑफ बी है, ये वाला जो बी है, देखें ना ये इमेज यहाँ पे जा रहा है एक्स में। और इन्वेरिएंट सब स्पेस के अंदर गौर करें तो ये जो ऑपरेटर हम लेते हैं ना ए, ये एक्स से एक्स पे ही है, जिसकी मतलब है कि उसकी डोमेन भी वही है और को डोमेन भी वही है। और ये जो है ना ये कंडीशन सेटिस्फाई करे इन्वेरिएंट सब स्पेस। इसकी एग्जांपल्स भी हमें हमारे पास गिवन है। अब आपके पास इसमें ना 3 चीज़ें हैं। एक तो आपने ये प्रूफ करना है वीकेंड पे कि ये चीज़ कैसे होल्ड करती है। कहता है कि ये जो बीटा है ना कैपिटल और कर्नल ऑफ सी जो है, ये इन्वेरिएंट सब स्पेस नहीं होती जनरली अंडर ए, ठीक है ना। ये आप लोगों ने करना है। दूसरा आप लोगों ने यहाँ पे या ये चीज़ है कैले हैमिल्टन थ्योरम है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम से ये चीज़ इम्प्लाइज करनी है और ये प्रूफ करनी है। ये 2 चीज़ें हैं स्मॉलेस्ट वाली। इस जो मैंने अंडरलाइन किया ना, इसमें 2 इफेक्ट्स हैं। पहला फैक्ट है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने ये शो करना है कि ये कंट्रोलेबल सब स्पेस है, ये इन्वेरिएंट है। दूसरा है आपने ये प्रूव करना है कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है एक्स की किस सेंस में स्मॉलेस्ट है, जो बीटा को कंटेन करती है और इन्वेरिएंट भी है ए के तहत। अब एक सेट एक स्पेस होती है ना, ओरिजिनल बड़ी स्पेस है, उसके बहुत सारी सब स्पेसेस बनती हैं। उसकी 2 क्लासिफिकेशन हो गई हैं। एक होगी जो इन्वेरिएंट होंगी। अब इन्वेरिएंट के लिए शर्त ये है कि आपको पहले एक ऑपरेटर बनाना पड़ेगा ओरिजिनल स्पेस से। मतलब फॉर एग्जांपल आपने R3 कंसीडर किया है, R3 है ना जो, इसकी सब स्पेस है 2 टाइप्स की। एक है 1 डायमेंशनल जो कि लाइंस बनती हैं, और दूसरी है 2 डायमेंशनल जो कि प्लेन्स बनते हैं। अब आपने ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी स्पेसीज हैं जो इन्वेरिएंट है। अब इन्वेरिएंट करने के लिए पहले तो आपने एक ऑपरेटर फिक्स करना है ना, कि कोई एक ऑपरेटर ले लेंगे जो कि R3 से R3 पे होगा। अब आपने ये कहना है कि इनमें से कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो इस ऑपरेटर के तहत इन्वेरिएंट है। जो इन्वेरिएंट का मतलब ये है कि उस ऑपरेटर उस पर ना इफेक्ट नहीं कर रहा। इन्वेरिएंट का मतलब ये होता है कि उस पर कोई चीज़ इफेक्ट ना करे, वो चेंज ना हो। मतलब है कि एक लाइन थी फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स, ऑपरेटर लिया R3 से R3 पे, उसके ऊपर उसको अप्लाई किए तमाम एलिमेंट्स को, देखा कि क्या वो लाइन उसी उसके जो इमेजेस हैं वो उसी लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर तो इसी लाइन पे रहेंगे तमाम उस लाइन के पॉइंट्स के लिए, तो हम कहेंगे कि ये इन्वेरिएंट है अंडर दैट ऑपरेटर या दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कई जगहों पे यूज़ करते हैं। लीनियर अलजेब्रा वाले एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं वर्ड, मैं उसे ऑपरेटर कह रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं है। ऑपरेटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी डोमेन और रेंज एक ही सेट हो, उसको ऑपरेटर कहता हूँ। ये फंक्शनल एनालिसिस में भी यूज़ होता है वैसे। तो ये आपने नोट करना है। फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम को रिकॉल करें और ये सब स्पेस प्रूफ करें कि ये इन्वेरिएंट है, और यहाँ साथ ये भी शो कीजिएगा। ये आप लोगों को आगे क्योंकि ये फैक्ट यूज़ करते हुए मैं सारी बाकी बातें मैंने आगे लिखी हैं। चलें, उम्मीद है जी आप लोगों को आज ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। और मैं नेक्स्ट टाइम भी यही ना, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को जूम पे ही आपके लेक्चर दिया करूं, ताकि इस पे ना आप लोग लाइव भी होते हैं, कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो उसके अलावा जो है हम रिकॉर्डिंग भी साथ साथ कर रहे हैं इसकी, और ये रिकॉर्डिंग हम शेयर भी कर देंगे इसको। कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज कर दे, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। फिर इसको ना लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 5 मिनट रह गए लेक्चर में। अटेंडेंस जो है ना आप लोग अपने ना व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाइएगा इस लेक्चर जब मैं ये एंड करूँगा ना वीडियो को। ठीक। और साथ हाँ जी, अगर ठीक। LMS पे भी और लॉगिन होकर लगाने की कोशिश करें, वहाँ भी जो चीज़ की लगती है वो लगा दें। मैंने वैसे MSc वालों की ना सीधी कर दी है सारी अटेंडेंस। अब आप लोगों की जो है BS वाले हैं, ये जो फाइनल ईयर वाले हैं ना, इनकी मैंने सोचा है कि मैं एंड वाले या फाइनल एग्जाम होगा उससे पहले ही इसकी सारी सेट करूँगा। तो LMS की सर जी अटेंडेंस शीट पे मैंने लगा के आपको भेजनी है या? अटेंडेंस शीट पे लगा के भेज दो। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर ना मुझे उन लोगों को बताओ जो लोग ना परमानेंटली एब्सेंट है, जो एग्जाम नहीं देना चाहते, ताकि मैं उनकी ना एब्सेंट वहाँ पे ना LMS पे काउंट करूँ, बाकी उनकी प्रेजेंट कर दूंगा अक्सरियत की। हाँ, तो शॉर्टली ठीक है सर। तरीकाकार यही है जो सर लोग। अटेंडेंस शीट मेरे पास नहीं है, या वैसे पेज पे लगा के दे दूँ?
अटेंडेंस शीट नहीं है उसको पेज पे लगा दो। और कोई पुरानी अटेंडेंस शीट नहीं पड़ी पूरी क्लास की जो ओवरऑल है? ओवरऑल भी कोई नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर मेरे पास नहीं है। मैं किसी उससे फरहान से पूछ लो ना, उसके पास तो होगी ना। कंट्रोल थ्योरी के अंदर ना आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि हाँ कौन जी से स्टूडेंट है जो फाइनल का एग्जाम नहीं देना चाहते इस पे ओपन बुक में। हाँ जी दूसरे ये ठीक है है कि वो हाँ जी ठीक है सर। जो अटेंड भी नहीं किए जिन्होंने अब तक, मुझे थोड़ा सा उनका रिकॉर्ड दे दो। बाकी हो गए जो ना वो फिर मैं ना LMS पे प्रेजेंट सबकी हाँ तकरीबन जी लगा दूंगा, ठीक है? क्योंकि LMS पे रिकॉर्ड हम ना सर वो नहीं कर तो सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते ताकि बॉयज तो बाद में सारे किसी को। क्लास सर नहीं गर्ल्स करते। में भी कोई नहीं है ऐसा जो ना देना चाहता हो? हाँ सारे मेरा ख्याल है फाइनल ये पास है, होना इस तरह का रिस्क न लीजिएगा, चाहते हैं फीस सर। कराने के चक्कर में ना। जी सर। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो इसको आप ना जिस तरह से भी हो सके ना मैनेज करें, तो नहीं हाँ जी इंशाल्लाह ताला सब लोग पास हो जाएंगे, हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह सर। यस सर इंशाल्लाह। चले ये जो कोशिश किया करें जो क्वेश्चन आप लोगों से हो जाए ना, जो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बता दूं, बाद में मुझे ये ना कहिए कि सर आपने जो है ना ओपन बुक में ये एग्जाम ये एक्सरसाइज दे दी है। अगर आप लोगों ने ना किया तो फिर ऑब्वियसली इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग कर लें, उसमें ये होकर डिस्कस करें ताकि इसमें जो इश्यूज है ना वो हम लोग देख सकें, उससे रेलिवेंट जो है ना वो उसी से रेलिवेंट ही पेपर में एक्सरसाइज आती हैं फिर। तो इसलिए ना जो मैं बार बार आपको कहता हूँ आप लोग इग्नोर करते हैं और करते नहीं है इसको ट्राई। तो काइंडली जो है ना इसको जो एक्सरसाइज है ना खास सर इनको जी करें। और जिससे भी हो ना वो मुझे ना बजाय ये कि मुझे भेजने के डायरेक्ट ये ग्रुप में भेज दिया करें, फिर उस पर डिस्कशन जैसी होती है तो अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी वो करेक्ट है कि नहीं है। कुछ और स्टूडेंट भी देख लेते हैं साथ। चले जी, मीटिंग को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। फिर मैं इसको थोड़ी देर तक ना रिकॉर्डिंग को शेयर कर देता हूँ उस पर। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर। चलें ठीक है अल्लाह सर हाफिज़। थैंक यू अल्लाह हाफिज़ सर।